हेलो डियर एस्पिरेंट्स। आज जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूं ना, अगर ये एक बार क्लियर हो गया तो आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जरा सोचिए, क्या फिजिक्स का एक फंडामेंटल लॉ, एक ऐसी चीज जिसे हम इतने सालों से सही मानते आ रहे हैं, वो गलत हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही साइंटिफिक मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे जिसने सब कुछ बदल कर रखा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबने एम्पेयर्स लॉ पढ़ा है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक कोर कॉन्सेप्ट। लेकिन क्या आपको पता है कि ये लॉ अधूरा है, इट्स इनकम्प्लीट। और यहीं पर इस टॉपिक में स्टूडेंट्स मैक्सिमम जगह कंफ्यूज हो जाते हैं। बट आप चिंता मत कीजिए, आज इस लेक्चर के बाद आपका हर एक डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसमें डाइव इन करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, ये है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। बड़ा सिंपल सा लॉ है जो कहता है कि अगर आप एक क्लोज्ड लूप के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करके ऐड करें, जिसे हम कहते हैं लाइन इंटीग्रल, तो उसका जो टोटल वैल्यू होगा वो उस लूप से गुजरने वाले करंट का म्यू नॉट टाइम्स होता है। ये हम सबने पढ़ा है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक मजबूत पिलर माना जाता है। अब एक सिंपल सा सिनारियो इमेजिन कीजिए। देखिए स्क्रीन पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और हम इसको चार्ज कर रहे हैं। तो ये तो क्लियर है कि वायर में से एक करंट आई फ्लो कर रहा है। बिल्कुल आसान सा सेटअप है, आराम से समझो इसको। अब यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। ध्यान देना, हम कैपेसिटर के पास एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। इस डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व करिए। केस 1 में हम एक फ्लैट सर्कुलर सरफेस लेते हैं, जिसको मैंने स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में दिखाया है। करंट आई इस सरफेस को क्रॉस कर रहा है, तो एम्पियर्स लॉ परफेक्टली काम करता है। बी की एक नॉन जीरो वैल्यू आती है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब आओ केस 2 पर। राइट साइड देखो, अब हमने सरफेस को थोड़ा सा चेंज कर दिया, एक पॉट शेप्ड सरफेस ले लिया जो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच से गुजर रहा है। सोचो जरा, प्लेट्स के बीच में तो कोई वायर है ही नहीं, वहां तो वैक्यूम है। तो इस पॉट शेप्ड सरफेस से कितना करंट पास हो रहा है? 0, राइट? और अगर करंट 0 है तो एम्पियर्स लॉ के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होना चाहिए। ये क्या हो गया? एक ही पॉइंट पर बी की दो अलग अलग वैल्यूज, एक जगह नॉन जीरो, एक जगह 0। दिस इज अ क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन। यहाँ पे गड़बड़ क्या? इस गड़बड़ को, इस पजल को सॉल्व किया एक जीनियस ने, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। उन्होंने इस इनकंसिस्टेंसी को पकड़ा और इसका सल्यूशन भी दिया। उन्होंने एक मिसिंग पीस को ढूंढ निकाला जिसने पूरी फिजिक्स की पिक्चर ही बदल दी। तो मैक्सवेल का इंसाइट क्या था? उनका जीनियस यहाँ पर सामने आता है। उन्होंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, नेचर डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकती। उन्होंने प्रपोज किया कि कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में भले ही कंडक्टिंग करंट ना हो, लेकिन वहां कुछ और हो रहा है। क्या हो रहा है? वहां इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है ना। और उन्होंने कहा कि ये बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल एक करंट की तरह ही एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। और इसी मिसिंग करंट को नाम दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी आईडी। स्क्रीन पर देखिए इसकी डेफिनेशन। ये वो करंट है जो कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से नहीं, बल्कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से एग्जिस्ट करता है। इसका फॉर्मूला है ID इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट टाइम्स d phi e by dt, जहां phi e इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो जो करंट प्लेट्स के बीच में मिसिंग था वो यही था, डिस्प्लेसमेंट करंट। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, मैक्सवेल ने एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई किया, उसे ठीक किया। उन्होंने कहा कि टोटल करंट सिर्फ कंडक्शन करंट IC नहीं है, बल्कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट ID का सम है। और इससे हमें मिला नया यूनिफाइड लॉ, जिसे हम कहते हैं एम्पेयर मैक्सवेल लॉ। स्क्रीन पर देखिए, इसमें टोटल करंट अब IC प्लस ID दोनों का सम है। अब इससे कॉन्ट्रडिक्शन सॉल्व हो गया। वायर में IC है और प्लेट्स के बीच में उतनी ही वैल्यू का ID है। कंसिस्टेंसी आ गई, प्रॉब्लम सॉल्व। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, मैक्सवेल ने सिर्फ एम्पियर्स लॉ को करेक्ट नहीं किया, उन्होंने उस वक्त तक की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की सारी नॉलेज को इन 4 ब्यूटीफुल इक्वेशंस में समराइज कर दिया। ये 4 इक्वेशंस मिलकर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की पूरी कहानी बताती हैं। बेटा ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज वीडियो पॉज करके ये चारों इक्वेशंस नोट कर लेना। ये प्योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फाउंडेशन है। और इन इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके साइंस का जादू सामने आया। मैक्सवेल ने एक ऐसी चीज प्रिडिक्ट की जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने प्रिडिक्ट किया ऐसी वेव्स का एग्जिस्टेंस जो स्पेस में ट्रैवल कर सकती हैं, जिनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ऐसी वेव्स जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को सस्टेन करते हुए आगे बढ़ते हैं, और इन्हें नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये एक माइंड ब्लोइंग प्रिडिक्शन थी। और ये सिर्फ थियरी नहीं थी, इस प्रिडिक्शन के बाद जो हुआ उसने टेक्नोलॉजी की दुनिया ही बदल दी। जैसा कि आप टाइमलाइन पर देख सकते हैं, 1865 में मैक्सवेल ने इन वेव्स को प्रिडिक्ट किया। फिर 1887 में हेनरिक हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट करके इन वेव्स को जनरेट और डिटेक्ट भी कर लिया।
इसके बाद हमारे अपने जेसी बोस ने और भी छोटी वेवलेंथ की वेव्स प्रोड्यूस की और मार्कोनी ने इस टेक्नोलॉजी को यूज करके लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन की शुरुआत की। देखा आपने, एक थियोरेटिकल प्रेडिक्शन से टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन तक का सफर। तो अब जब हमें पता चल गया है कि ईएम वेव्स एग्जिस्ट करती हैं, तो चलिए इनके नेचर को, इनके बिहेवियर को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ये आखिर है क्या और काम कैसे करती हैं? लेट्स फाइंड आउट। ओके, यहाँ स्क्रीन पर देखिए इनकी कुछ की प्रॉपर्टीज। पहली बात, इनका सोर्स क्या है? एक्सेलरेटेड चार्जेस। याद रखिएगा, रुका हुआ चार्ज या कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता हुआ चार्ज ईएम वेव नहीं बनाता। जब चार्ज एक्सेलरेट करता है, जैसे ऑसिलेट करता है, तब ईएम वेव्स रेडिएट होती हैं। दूसरा, इनका नेचर ट्रांसवर्स होता है। स्क्रीन पे जो इन्फोग्राफिक आप देख रहे हो उससे ये बिल्कुल क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई और मैग्नेटिक फील्ड यानी बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं और इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ती है। तीसरी बात, इन्हें चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। और आखिरी पॉइंट, ये सेल्फ सस्टेनिंग है, यानी एक बदलता हुआ ई फील्ड बी फील्ड बनाता है और वो बदलता बी फील्ड वापस ई फील्ड बनाता है और ये साइकिल चलता रहता है, वेव आगे बढ़ती रहती है। और ये किस स्पीड से चलती हैं? वैक्यूम में इनकी स्पीड होती है c, द स्पीड ऑफ लाइट, और इसका फॉर्मूला भी मैक्सवेल ने अपनी इक्वेशन से ही डिराइव किया था। c = 1/√μ0ε0। जब इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू डाली गई तो आंसर आया लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड तो जानी पहचानी लग रही है ना? ये वही है लाइट की स्पीड, और यही सबसे बड़ा प्रूफ था कि लाइट खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बेटा, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, स्पेशली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए। किसी भी ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड E0 और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड B0, इनका रेशियो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट c के बराबर होता है। अगर ये पार्ट समझ आ गया ना, तो आधा क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है। इसको गोल्डन रेशियो की तरह याद रखो, E/B इज ऑलवेज c। अब हम जानते हैं कि लाइट एक ईएम वेव है, लेकिन ये अकेली नहीं है। ईएम वेव्स की एक पूरी फैमिली है, एक पूरा परिवार है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये वेव्स की क्लासिफिकेशन है उनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के बेसिस पर। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस फैमिली। स्पेक्ट्रम की एक एंड से शुरू करते हैं, जहां वेवलेंथ सबसे ज्यादा और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। सबसे पहले आती हैं रेडियो वेव्स। इनका यूज हम रेडियो, टीवी और मोबाइल फोन्स में करते हैं। उसके बाद आती हैं माइक्रोवेव्स। ये रडार में यूज होती हैं, पुलिस की स्पीड गन्स में, और हाँ, वही जिसमें हमारा खाना गर्म होता है, हमारे घर के माइक्रोवेव ओवन में। अब चलिए थोड़ा और एनर्जी बढ़ाते हैं स्पेक्ट्रम में। आती है इंफ्रारेड वेव्स। इन्हें हम हीट वेव्स भी कहते हैं, गर्म चीज़ों से निकलती हैं। टीवी का रिमोट, फिजियोथेरेपी और ग्रीन हाउसेज में इनका यूज होता है। और फिर आता है स्पेक्ट्रम का वो छोटा सा हिस्सा जिसे हमारी आंखें देख सकती हैं, द विजिबल लाइट। विबज्योर, इससे तो आप सभी वाकिफ हैं। विजिबल लाइट के बाद और हायर फ्रीक्वेंसी पर आती हैं अल्ट्रा वायलेट यानी यूवी रेज। सूरज से आती हैं, वाटर प्योरीफायर्स में बैक्टीरिया मारने के काम आती हैं। फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दो तो आती हैं एक्स रेज। इन्हें हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मेटल टारगेट पर टकराकर बनाया जाता है। अब जानते हैं, जब हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर एक्सरे करवाते हैं। मेडिकल डायग्नोसिस में इनका बहुत यूज है। और आखिर में स्पेक्ट्रम के सबसे पावरफुल, सबसे हाई एनर्जी एंड पर हैं गैमा रेज। ये एटॉमिक न्यूक्लियाई के रेडियो एक्टिव डिके से निकलती हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है और इनकी पेनिट्रेटिंग पावर भी सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए इन्हें मेडिसिन में कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को। ये आपका टूल किट है इस चैप्टर के लिए। तो पूरी कहानी क्या थी? नंबर 1, एम्पेयर्स लॉ में एक इनकंसिस्टेंसी, एक गड़बड़ मिली। नंबर 2, मैक्सवेल ने इसे फिक्स करने के लिए डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। नंबर 3, इनकम्प्लीट लॉस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जिस्टेंस प्रिडिक्ट हुआ। नंबर 4, हमने सीखा कि ये वेव्स ट्रांसवर्स होती हैं और स्पीड ऑफ लाइट से चलती हैं। और नंबर 5, ईएम स्पेक्ट्रम इन वेव्स को उनकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से क्लासिफाई करता है। मुझे लगता है अब ये पूरी स्टोरी आपको क्लियर हो रही होगी। और ये रहे आपके 5 स्टार फॉर्मूलाज जो आपको हमेशा याद रखने हैं। पहला, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला। तीसरा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। चौथा, ई और बी फील्ड का गोल्डन रेशियो। और आखिर में स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच का सिंपल रिलेशन C = न्यू लैम्डा। अगर ये पॉइंट्स याद रहे तो क्वेश्चन का आंसर इजी हो जाएगा। तो ये था आपका पूरा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखा,
उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। बस कॉन्सेप्ट को एक स्टोरी की तरह समझो और चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। कंसिस्टेंसी बनाए रखें, मेहनत करते रहिए, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।